जी बच्चों, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। अब न्यूक्लियर मेडिसिन के अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें मेन जो आपके पास फंडामेंटल्स आते हैं, वो सबसे पहले मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो है इंस्ट्रूमेंटेशन, कि इसका जो आपने इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो मशीन आपने यूज़ करनी है वो कौन सी है। उसके बाद रेडियो फार्मास्यूटिकल होता है और रेडिएशन फिजिक्स, जो मेन पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान में न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो घूमती है। अगर हम इसी को थोड़ा सा वास्ट कर लें तो फिर हमारे पास रेडिएशन फिजिक्स के साथ कंप्यूटर्स आ जाते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट में डेफिनेटली कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन और रेडिएशन प्रोटेक्शन, ये तीनों चीज़ें जो है वो आपस में अप्लाई होंगी, ठीक है। फिर हम कहते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशन, कि हमने एक चीज़ को क्लिनिकली अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्लिनिकली जब अप्लाई करते हैं तो फिर हम क्या देखते हैं, पेशेंट हैंडलिंग, ठीक है। पेशेंट हैंडलिंग जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, इंजेक्शन टेक्निक आ जाएगी, किसकी, रेडिएशन, जो मटेरियल है, जो रेडियोएक्टिव मटेरियल जो हमने पेशेंट को इंजेक्ट करना है ड्यूरिंग स्कैन, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि हमने क्या किया, उस रेडिएशन को डिटेक्ट करना है, और डिटेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, एक इमेज बनाना है। तो ये हमारे पास है फंडामेंट। उसके बाद हमारे पास टेक्निक होती है, ठीक है। टेक्निक कि हमने किस तरह की टेक्निक्स, किस तरह की एप्लीकेशन में, किस तरह के डायग्नोसिस में, किस तरह के स्कैन में हमने किस तरह की टेक्निक यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेडियो फार्मेसी आ जाती है, कि हमने रेडियो फार्मास्यूटिकल, रेडियो आइसोटोप हमने कौन सा यूज करना है। फिजिक्स आ जाती है। अब सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करें तो इसमें रेडियो फार्मास्यूटिकल का वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो न्यूक्लियर मेडिसिन है वो सारी की सारी इसी के गिर्द घूमती है। न्यूक्लियर मेडिसिन इज अ मेडिकल स्पेशलिटी, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यूज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, कि हमने उसमें क्या किया है, एक स्मॉल अमाउंट में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को यूज किए, ठीक है। जो कि क्या है, या हम इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को क्या कह सकते हैं, केमिकल कंपाउंड कह सकते हैं, जो कि लेबल्ड है किसके साथ, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के साथ, कि एक केमिकल मटेरियल का एलिमेंट है, उसके साथ हमारे पास दूसरा एलिमेंट है जो कि कौन सा है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। जब इन दोनों कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो फिर हमारे पास बन जाता है रेडियो फार्मास्यूटिकल, ठीक है, जिसको हम रेडियो फार्मास्यूटिकल कहते हैं, रेडियो आइसोटोप कहते हैं, ट्रेसर कहते हैं, ठीक है। और हम इसको यूज कर रहे हैं किसमें, इमेज बनाने के लिए या फिर किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। रेडियोग्राफी हो सकती है, या फिर हमारे पास क्या है कि हमने रेडियोग्राफी में क्या किया, एक डायग्नोसिस किया, एक डिजीज को हमने डायग्नोस किया, एक इमेज हमने बनाया, एक हमने स्कैन किया, ठीक है। या फिर हम किसी डिजीज को, किसी कैंसर को, किसी ट्यूमर को क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम थेरेपी कहते हैं, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मेडिसिन आ जाती है। अब अगर हम इसकी मेन एप्लीकेशंस जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो एंडोक्रिनोलॉजी के फील्ड में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, हार्मोन्स रिलेटेड ऑर्गन्स आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं थायराइड का स्कैन किया, अब थायराइड की डिफरेंट इंडिकेशंस होंगी कि हमने थायराइड स्कैन क्यों करना है, डिफरेंट इसकी प्रिपरेशन होगी, डिफरेंट इसकी पेशेंट प्रिपरेशन होगी, डिफरेंट इसकी टेक्निक होंगी, डिफरेंट इसकी रेडियो फार्मास्यूटिकल होगा, ये डिफरेंट हर चीज़ होगी, वो हमने न्यूक्लियर मेडिसिन में स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास पैराथायराइड स्कैन आ जाता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट स्कैन आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन है, या फिर रेडियोन्यूक्लाइड वीनोग्राफी है। उसके बाद हमारे पास जेनिटोयूरिनरी सिस्टम आ जाता है, जिसमें रिनोग्राम है, या टेस्टिकुलर स्कैन है, या फिर रेडियोन्यूक्लाइड सिस्टोग्राफी वगैरह आ जाती है। फिर पल्मोनरी सिस्टम है, जिसमें हम परफ्यूजन स्टडी या वेंटिलेशन स्टडी करते हैं, जिसमें हम लंग्स की डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्केलेटल सिस्टम है, जिसमें बोन स्कैन्स आ जाते हैं। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, लिवर स्कैन है, हेपेटोबैलिटरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिफ्लक्स स्टडी है। ये ट्यूमर इमेजिंग में हमारे पास गैलियम 67 स्कैन आ जाता है, जो कि लिम्फोमास के लिए हम करते हैं, या फिर हम कुछ डिफरेंट एडिनोमास के लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आयोडीन जैसे लिखा हुआ है, आयोडीन 131, तो ये क्या है, रेडियो फार्मास्यूटिकल जो हम एक स्पेसिफाइड स्कैन के लिए यूज करते हैं। गैलियम 67 है, वो हम स्पेसिफाइड स्कैन के लिए यूज करेंगे। टेक्नीशियम 99M में भी ये हम एक स्पेसिफाइड स्कैन के लिए यूज करेंगे। अब वो हमने किस स्कैन में यूज करना है, ये हम साथ साथ स्टडी करते जाएंगे। अब इसकी मेन कुछ एडवांटेज आ जाते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं ये फंक्शनल बेस्ड स्टडी होती है एज कम्पेयर टू, अगर हम दूसरी फील्ड्स की बात करें, दूसरी हम मोडालिटीज़ की बात करें, हम दूसरी जो आपके पास मटीरियल वो डायग्नोसिस वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो वहाँ पे हम एनाटॉमिकल डिटेल देखते हैं,
जैसे हम एक्सरेज की बात करें, हम एमआरआई की बात करें, सीटी की बात करें, अल्ट्रासाउंड की हम बात करें, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम एनाटमी देखते हैं। एज कम्पेयर टू फंक्शन हम एनाटमी पे फोकस करते हैं, लेकिन ये हमारे पास फंक्शनल स्टडी होगी, यहाँ पे हमें इतनी क्लियर कट एनाटमी नहीं मिलती। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक भी है कि हमें यहाँ पे एनाटॉमिकल जो डिटेल्स है वो इतनी क्लियर नहीं होती, लेकिन ये फंक्शनल स्टडी के लिए बेस्ट होता है। उसके बाद ये मोस्ट सेंसिटिव होते हैं, क्वांटिटेटिव है, वेरी सेफ है, मिनिमली इन्वेसिव है एज कम्पेयर टू दूसरे जो रेडिएशन हमारे पास प्रोसीजर्स हैं उनकी निस्बत ये मिनिमल इन्वेसिव होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें लो रेडिएशन एक्सपोजर होता है एज कम्पेयर टू, अगर हम सिटी की बात करें तो यहाँ पे रेडिएशन का एक्सपोजर लो होता है। ये स्क्रीनिंग के लिए हम यूज करते हैं या फिर हम डिफरेंट फॉलोअप स्टडीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज में अगर हम देखें तो ये वाइडली अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हर हॉस्पिटल में, हर डायग्नोस्टिक सेंटर में अवेलेबल नहीं है। अगर हम इवन यहाँ पे जैसे फैसलाबाद में बात कर लें, या हम लाहौर में बात कर लें, या हम मुल्तान में बात कर लें, डिफरेंट जो मेन मेजर सिटीज हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ बड़े जो सेटअप्स हैं उनमें आपको नजर आएगा, वैसे ये अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जैसे अगर हम कोई छोटा मोटा डायग्नोस्टिक सेंटर देखें, ये आपको वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। वहाँ पे आपको एक्सरे भी मिल जाएगा, आपको अल्ट्रासाउंड मिल जाएगा, इवन सीटी मिल जाएगा, आपको फ्लोरोस्कोपी मिल जाएगा, लेकिन आपको न्यूक्लियर मेडिसिन का सेटअप नहीं मिलेगा। ठीक है, जो आपके पास बड़े गवर्नमेंट सेटअप्स हैं या बड़े कोई बहुत अच्छे आप ये कह लें कि प्राइवेट सेटअप्स हैं, आपको वहाँ पे ये न्यूक्लियर मेडिसिन का मिलेगा। इवन वहाँ पे भी आपको फुल जो एप्लीकेशंस हैं या फुल जो प्रोसीजर्स है वो आपको अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, जिस तरह से हम बाकी स्टडीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं ये वाइडली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसमें मिनिमल रेडिएशन तो होती है, ठीक है, रेडिएशन एक्सपोजर तो है, तो इस लिहाज से ये डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये होता है कि मिनिमल है लेकिन फिर भी रेडिएशन तो है। ठीक है, तो इसलिए ये डिसएडवांटेज भी है। उसके बाद जनरली नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि रिक्वायर न्यूक्लियर मेडिसिन इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए एक हमें स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट और रेडियो फार्मास्यूटिकल रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बगैर ये अप्लाई नहीं हो सकता, इसको हम क्लिनिकली यूज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर दूसरे जो हमारे रूटीन के स्टडीज हैं उनके निस्बत ये हायर कॉस्ट होते हैं। तो आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, वो रेडियो आइसोटोप जो हम न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज कर रहे हैं उसकी किस तरह की प्रॉपर्टीज जो है वो एप्लीकेबल होती हैं या हमें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले कि वो लो कॉस्ट होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, इजीली हमें वो मिल सके। ठीक है, उसके बाद प्योर गैमा इमिटर होना चाहिए, उसमें प्योरली गैमा रेज निकलनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ में बीटा रेज या अल्फा रेज भी निकल रही है, तो हमने तो सिर्फ गैमा रेज को डिटेक्ट करना है, हमने गैमा रेज को डिटेक्ट करना है और एक इमेज बनाना है। ठीक है, तो फिर जो बाकी रेडिएशन एक्सपोजर निकल रही हैं उससे क्या होगा, सिर्फ एक्सपोजर होगा, पेशेंट की रेडिएशन डोज इंक्रीज होगी, इन्वायरमेंट की रेडिएशन डोज इंक्रीज होगी, लेकिन हमारी जो इमेज क्वालिटी है उससे बेहतर नहीं होगी। अगर वो प्योरली गैमा इमेटर होगा तो हम सिर्फ गैमा रेज को कैप्चर करेंगे और हमारी इमेज क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं ये प्योरली गैमा इमेटर होना चाहिए। उसके बाद जो गैमा रेस इमिट हो रही है उसकी किस तरह की एनर्जी होनी चाहिए, ऑप्टिमल जो एनर्जी है वो हम कहते हैं 140 keV होनी चाहिए, लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो हम कहते हैं 100 से 200 keV अगर रेंज है गैमा रेस की तो ये हमारे पास बेस्ट होगी। उसके बाद हम कहते हैं ऑप्टिमल हाफ लाइफ होनी चाहिए। अब हाफ लाइफ अब आपको पता है, ठीक है, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि हाफ लाइफ जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये जो रेडियो आइसोटोप है इसने क्या करना है, डिग्रेड होना है, इसने क्या करना है, खत्म होना है। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या होती है कि एक ऐसा मटीरियल, ठीक है, जो कि आयोनाइजिंग मटेरियल है, उसने एक स्पेसिफाइड टाइम में अपनी ओरिजिनल अमाउंट से हाफ हो जाना है। ठीक है, तो जब वो अपनी ओरिजिनल अमाउंट से हाफ होगा तो डेफिनेटली फिर वो क्या होगा, डिग्रेडेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, अब अगर उसका टाइम जो है वो इतना ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं मंथ्स में हो या ईयर्स में हो, तो उसको तो अपनी ओरिजिनल अमाउंट 100% या 50% जाने में ही इतना टाइम लग जाएगा, तो उतना टाइम वो एनवायरनमेंट में और पेशेंट को रेडिएशन एक्सपोजर देगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक ऑप्टिमल हाफ लाइफ होना चाहिए जिसमें हम स्कैन भी अपना कंप्लीट कर लें और उसके बाद वो जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर ऑलमोस्ट 6 आवर्स हाफ लाइफ है तो ये बेस्ट रेडियो आइसोटोप होगा। उसके बाद सेफ होना चाहिए, ठीक है, पेशेंट के लिए, बॉडी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, केमिकली ये एक्टिव होना चाहिए। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें रिक्वायर्ड होती हैं एक अच्छा आइडियल जो रेडियो आइसोटोप है उसके लिए।
अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है न्यूक्लियर मेडिसिन में, हम बेसिकली किस तरह का नॉलेज गेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कि हम फैमिलियर होते हैं किसके साथ, रेडिएशन फिजिक्स के साथ। अगर हमें रेडिएशन फिजिक्स के बारे में कोई नो होगी, हमें डोजीमेट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, उनके बारे में अगर हमें पता होगा, डिफरेंट टाइप के जो डिटेक्टर्स हैं जिन्होंने रेडिएशंस को डिटेक्ट करना है, उनके किस तरह की करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स किस तरह के, उनके लिमिटेशंस क्या हैं, किस तरह के में रिक्वायर्ड होते हैं, अगर ये हमें पता होगा तो ही हम न्यूक्लियर मेडिसिन को वास्टली जो है वो यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम मेन बात करें तो हमारे पास ये कुछ पैरामीटर्स हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम क्विकली रिव्यू करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, उसके बाद रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स, ठीक है, कि हम जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स यूज करेंगे उनको किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद इंटरेक्शन किसका, आयोनाइजिंग रेडिएशन का मैटर के साथ, कि जब एक आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है तो वो मैटर के साथ किस तरह का इंटरेक्शन शो करेगी। ठीक है, फिर हम कहते हैं रेडिएशन जो क्वांटिटीज हैं, कि रेडिएशन की जो क्वांटिटी है वो क्या है, उसका यूनिट क्या है, और उसके बाद रेडिएशन डिटेक्टर्स किस तरह के हम यूज कर सकते हैं, कौन से हमारे लिए बेस्ट हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अब अगर हम सबसे पहले हम क्या है कि एक मैटर की बात करें, ठीक है, ये एक एलिमेंट की बात करें, तो हम हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब एटम की हम बात करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है। स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि इक्वल टू होता है किसके, न्यूक्लियॉन्स के, प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स। अब जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम डोनेट करते हैं, ठीक है, नॉमिनेट करते हैं जी से, ठीक है, और इसका एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। लेकिन न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, मैस नंबर के, उस एटम के जो मैस नंबर होता है टोटल उसके इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस स्ट्रक्चर हो गया कि न्यूक्लियस के बाहर स्ट्रक्चर है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, शेल्स हैं, ठीक है, जो ऑर्बिट्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं। तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके चार्ज जो होता है वो इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन के, लेकिन ऑपोजिट होता है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप यहाँ पे टेबल में देखें तो ये समराइज इनकी हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस किया हुआ है, इनका यहाँ पे मैस लिखा हुआ है, उसके बाद ये एनर्जी आ जाती है और ये इनका चार्ज आता है। जैसे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये जीरो जो है वो न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है किसका, एटम का। अब इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी, एटम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक शेल में प्रेजेंट है वो एक स्पेसिफाइड एनर्जी होगी उसकी, वो जो स्पेसिफाइड उसकी एनर्जी होगी उसको हम कहते हैं उस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी, जिसकी वजह से उस शेल में वो बाइंड हुआ है, ठीक है। जैसे ही बाहर से आउटर साइड से हम एक एनर्जी अप्लाई करें उस शेल पे, उस ऑर्बिट पे, तो फिर क्या होगा, वो एनर्जी अगर उस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से के इक्वल है या फिर हायर है, तो फिर क्या होगा कि उस इलेक्ट्रॉन को उस शेल में से हम उस एनर्जी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, कि हमने बाहर से हाई एनर्जी अप्लाई की है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में से रिमूव हो सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो हम एनर्जी बाहर से अप्लाई कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से कम होगी, तो फिर वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो सकते, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स शेल, तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो इक्वल होनी चाहिए या फिर हायर होनी चाहिए किसकी, इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी की। अब ये जो शेल्स की हम बात कर रहे हैं जो अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, KLM इस तरह से हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब ये जो के शेल है ये क्या है, सबसे पहला शेल है जो न्यूक्लियस के अराउंड होता है। तो इसकी अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसको अनस्टेबल करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू अगर हम के की निस्बत एम शेल की बात करें तो वहां पे स्टेबिलिटी कम होती है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, वहां पे हमें कम एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को उस शेल में से रिमूव करने के लिए। तो ये सिंपल इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। अब रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन एनर्जी है, ठीक है, जिसका एक स्पेसिफाइड सोर्स से मूव कर सकती है या नहीं मूव कर सकती है, ठीक है, एक स्पेसिफाइड उसका मीडियम होता है, ठीक है। अब अगर हम रेडिएशन की बात करें तो हमारे पास क्या है, लाइट, हीट, ठीक है,
ये और साउंड, ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन है, ठीक है, ये सारी रेडिएशन है। लेकिन आगे हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन है या फिर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। अब ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है ये प्रोड्यूस होती है किससे, एक अनस्टेबल एटम से, ठीक है। अनस्टेबल एटम हैव एन एक्सेस ऑफ एनर्जी और मैस, ठीक है, या तो उसमें एक्सेस ऑफ एनर्जी होगी या फिर एक्सेस ऑफ मैस होगा या फिर दोनों हो सकते हैं। तो उस एटम को हम क्या कहते हैं, रेडिएक्टिव, ठीक है, जिससे रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है। अब ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है कैन प्रोड्यूस चार्ज पार्टिकल्स, जिनको हम आयंस कहते हैं, किसमें, मैटर में। जब आयोनाइजिंग रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है तो वो चार्ज पार्टिकल्स या फिर आयंस जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको एग्जांपल आ जाती है लाइट के आ जाती है, उसके बाद अगर पार्टिकल टाइप की हम बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस। उसके बाद आयोनाइजिंग रेडिएशन में यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर है जिसमें एक न्यूक्लियस है, साइड में उसके शेल्स हैं, स्पेसिफाइड नंबर के इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम कहते हैं कि के शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर उसके बाद एल है तो उसमें 8 होंगे। तो इस तरह एक स्पेसिफाइड नंबर होता है कि इस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ना उससे कम होते हैं ना उससे ज्यादा होंगे। अगर कम होंगे तो वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, फिर वो स्टेबल नहीं रहता। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक एनर्जी, एक एक्सटर्नल सोर्स जो है वो किसी शेल पे अप्लाई कर दिया, किसी इलेक्ट्रॉन पे हमने अप्लाई कर दिया। तो फिर अगर वो एनर्जी जो है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होगी तो डेफिनेटली वो वहां से उसको क्या करेगी, रिमूव कर देगी, ठीक है। तो यहाँ से जब इस इलेक्ट्रॉन को ये रिमूव करेगी तो यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगी। तो इस टाइम पे ये अनस्टेबल एटम होगा, इस टाइम पे ये एक्साइटेशन में होगा, ठीक है। अब डी एक्साइटेशन में जाने के लिए फिर क्या होगा कि एक हायर शेल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर शेल वाला जो वैकेंसी है, जो खाली स्पेस है, उसको फिल करने के लिए आएगा, उसको स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने के लिए वो बाहर से अंदर जाएगा, ठीक है। फिर उस शेल में एक स्पेस क्रिएट होगी तो उसका जो आउटर शेल होगा वहां से एक इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ, डेफिनेटली वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह से जब वो मूव करेंगे तो वहां से हमारे पास, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हायर शेल से लोअर शेल की तरफ एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। तो वहां से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशंस निकलेंगी। तो इस प्रोसेस को हम डी एक्साइटेशन कहते हैं। पहले हमारे पास था एक्साइटेशन, अब ये डी एक्साइटेशन, स्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल तो स्टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यही वाला प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे हमारे पास लो शेल है, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो अगर वहां से मूव करे, ठीक है, तो एक्साइटेशन होगी। जब हाई शेल से ऊपर वाले शेल से नीचे की तरफ जाएगा तो फिर हमारे पास क्या होगी, डी एक्साइटेशन होगी और वहां से रेडिएशन निकलेंगी, ठीक है, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन या फिर जैसे आप यहाँ पे देखें तो गैमा रेज निकलेंगी, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है जो स्टेबल और अनस्टेबल के दरमियान में होता है, जिसको हम एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन भी कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस के एनर्जी डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम कहते हैं आइसोमेरिक ट्रांजिशन क्या होती है। अब नॉर्मली अगर हम आइसोमेरिक जो ट्रांजिशन होती है, ठीक है, उसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम कहते हैं ये जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो रही है इसमें जो टाइम लगता है वो पिको सेकंड लगता है। इतना कम टाइम होता है कि जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम इस रेजिडेंस टाइम को, जो कि एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के दरमियान में होता है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इन सम केसेस however a mean residence time for the excited level can be measured. The de-excitation of such a level is then called, तो उस जिसका हम मेजर कर सके उसका डी एक्साइटेशन जो होता है, ठीक है, उसको हम आइसोमेरिक ट्रांजिशन कहते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की, इसको हम एक इंग्लिश का जो लेटर है उसके साथ लेबल कर देते हैं और वो है एम। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये टेक्नीशियम 99 के साथ एम का लेटर लगा हुआ है, ठीक है, ये टेक्नीशियम 99। वैसे ये सिंपल टेक्नीशियम 99 होता है, लेकिन ये एम जो है ये इस लेटर को के रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्साइटेड स्टेट में है, ये स्टेबल स्टेट में नहीं है, ठीक है। ये जो एम है ये एनर्जी स्टेट में है, एम इस चीज को डोनेट कर। उसके बाद हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास न्यूक्लियर एक्साइटेशन कैसे होगी, एनर्जी अप्लाई हुई, ठीक है। उसके बाद
आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमने आउटसोर्स से एनर्जी अप्लाई की है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फिनोमिना हो रहा है जो कि एक्साइटेशन का है, ठीक है, और फिर डी एक्साइटेशन का है जो अभी तक यहाँ तक डिस्क्राइब किया था। यहाँ तक आप आई थिंक सो कि समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास जो आती है इंटरनल कन्वर्जन। अब इसमें क्या होता है, हम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को यूज करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी को हमने यूज की है। अब अगर यहाँ पे देखें तो एरोहेड को कि न्यूक्लियस से यूज किए, किस लिए, टू एक्सपेल एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, कि हमने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से एक जो ऑर्बिट है उससे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल किए, ठीक है, इंटरनल एनर्जी से, ठीक है। हमने इंटरनल एनर्जी से अप्लाई किया और एक शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव कर दिए, ठीक है। तो फिर जब रिमूव किया तो फिर हमारे पास क्या होगी, उसके साथ ही ये देखें तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी और साथ में ये आपके पास इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा जो कि शेल में से हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन, क्योंकि इंटरनली इलेक्ट्रॉन जो अपना एटम है उसी के न्यूक्लियस से एनर्जी निकल रही है, बाहर से हम अप्लाई नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन इज अनदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस which can occur in the nucleus, ठीक है, एंड which, अब क्या है कि ये न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है और इसके थ्रू क्या है गैमा इमिशन जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है, या गैमा रेज प्रोड्यूस हो सकती है, गैमा इमिशन हो सकती है, ठीक है। इंटरनल कन्वर्जन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है और इस प्रोसेस के थ्रू गैमा इमिशन होती है, ठीक है। समटाइम्स द मल्टीपोल इलेक्ट्रिक फील्ड्स किसके ऑफ द न्यूक्लियस इंटरेक्ट विद ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स विद इनफ एनर्जी, तो फिर क्या होगा, वो इजेक्ट करेंगे, ठीक है, कहां से, एटम से। तो उसको हम कहते हैं दिस प्रोसेस इज नॉट द सेम एज इमिटिंग। ये वाला जो प्रोसेस है वो जैसे पहले गैमा इमिशन में था कि वहां पे गैमा रेज निकल रही हैं, ये उस तरह से सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे सेम गैमा रेज जो है वो इमिट नहीं होंगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इट इज आल्सो नॉट द सेम एज बीटा डिके, तो ये बीटा रे जैसे डिके होता है वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। सिंस द इमिटिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि हमने अभी तक डिस्क्राइब किए, और ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो फिर वहां पे क्या है, वेयर इज द इलेक्ट्रॉन इन द बीटा डिके इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिके ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये एक और डिके है जो कि अभी तक हमने बात नहीं की थी, एक हमारे पास है गैमा डिके, फिर बीटा डिके है, और फिर हमारे पास क्या है, डिके ऑफ न्यूट्रॉन। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है, पेरेंट न्यूक्लियस में कैप्चर वन ऑफ इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, कि अपना पेरेंट जो न्यूक्लियस है वो अपने ही इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले, बाहर से शेल से एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले और एक न्यूट्रिनो जो है वो इमिट कर दे, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। अभी